हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआरजी स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th का क्षितिज से चैप्टर नंबर 7 है मेरे बचपन के दिन, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। और इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर की जो महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास है उसको सॉल्व कराएंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाइए कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। तो उत्तर में आप लिखेंगे, उस समय अर्थात सन 1900 के आसपास भारत में लड़कियों की दशा बहुत ही शोचनीय थी। लोगों का दृष्टिकोण बहुत बुरा था। प्रायः लड़कियों को जन्म देते ही मार दिया जाता था। उन्हें बोझ समझा जाता था। यदि उनका जन्म हो जाता तो पूरे घर में मातम छा जाता। लड़के को ही महत्व दिया जाता। महादेवी वर्मा अपने एक संस्मरण में लिखती हैं, बैंड वाले नौकर चाकर सब लड़का होने की प्रतीक्षा में खुश बैठे रहते हैं। जैसे ही लड़की होने के समाचार मिलता है, सब चुपचाप विदा हो जाते हैं। ऐसे वातावरण में लड़कियों के पालन पोषण तथा पढ़ाई लिखाई आदि पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। समाज में बाल विवाह, दहेज प्रथा तथा सती प्रथा जैसे कुरीतियाँ फैली हुई थी। प्रश्न नंबर 2 है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ा। इस कथन के आलोक में आप पता लगाइए कि लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। पिछले क्वेश्चन में उस समय की परिस्थितियों के बारे में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में आज के समय में परिस्थितियों के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको लिखना होगा उत्तर में, आज लड़कियों के जन्म के संबंध में स्थितियां थोड़ी बदली हैं। आज शिक्षा के माध्यम से लोग सजग हो रहे हैं। लड़का लड़की का अंतर धीरे धीरे कम हो रहा है। आज लड़कियों को लड़कों की तरह पढ़ाया लिखाया भी जाता है, परंतु लड़कियों के साथ भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। आज भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, इसलिए सरकार कड़े कानून बना रही है। तो आज भी ज़्यादा अंतर आप देख नहीं सकते हैं। पहले की अपेक्षा तो काफ़ी अंतर हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से यह समाप्त नहीं हुई है जो लड़के और लड़कियों में भेदभाव होता है। प्रश्न नंबर 3 है। इसमें पूछा जा रहा है कि लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। उत्तर में लिखेंगे, लेखिका को उर्दू फारसी में बिल्कुल रुचि नहीं थी। उनके शब्दों में ये बाबा अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे बस की नहीं थी। इसलिए जब उन्हें उर्दू पढ़ाने के लिए मौलवी साहब घर आते तो लेखिका चारपाई के नीचे छिप गई। प्रश्न नंबर 4 है, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व के किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो उत्तर में लिखेंगे, महादेवी वर्मा की माता अच्छे संस्कार वाली महिला थी। वे धार्मिक स्वभाव की महिला थी। वे पूजा पाठ किया करती थी। वे ईश्वर में आस्था रखती थी। सवेरे कृपा निधान पक्षी बन बोले पद गाती थी। प्रभाती गाती थी। शाम को मीरा के पद गाती थी। वे लिखा भी करती थी। लेखिका ने अपनी माँ के हिंदी प्रेम और लेखन गायन के शौक़ का वर्णन किया है। उन्हें हिंदी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञान था, इसलिए इन दोनों भाषाओं का प्रभाव महादेवी वर्मा पर भी पड़ा। प्रश्न नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसे क्यों कहा। उत्तर में लिखेंगे, पहले हिंदू और मुस्लिम दो संप्रदायों में आज के जैसा भेदभाव नहीं था। उदाहरण स्वरूप जवारा के नवाब के साथ महादेवी वर्मा के पारिवारिक संबंध सगे संबंधियों से अधिक बढ़कर के थे। जवारा की बेगम स्वयं महादेवी वर्मा की महादेवी को ताई समझती थी तथा उन्होंने ही अपने भाई का नामकरण भी किया। वे हर त्यौहार पर उनके साथ घुल मिल जाती थी। बेगम साहिबा के घर में अवधी बोली जाती थी, परंतु हिंदी और उर्दू भी चलती थी। पहले वातावरण में जितनी निकटता थी वह अब सपना हो गई है। ऐसे में आत्मीय संबंधों की आज के समय कल्पना भी
नहीं की जा सकती है। रचना से प्रश्न नंबर 6 है, इसमें पूछा जा रहा है, जेबुन्निसा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। जेबुन्निसा के स्थान पर यदि आप होते तो महादेवी वर्मा से आपकी क्या अपेक्षा होती? उत्तर में लिखेंगे, जेबुन्निसा के स्थान पर यदि महादेवी वर्मा को सहायता करती तो उनसे निम्नलिखित अपेक्षाएं हो रखती। पहला तो यह है, प्रेम और आदर की भी अपेक्षा करती। दूसरा, पढ़ाई में सहायता चाहती। तीसरा है, उनकी स्वरचित कविताएं सुनने की अपेक्षा रखती। और चौथा पॉइंट है, उनसे कविता लिखने का प्रोत्साहन पाना चाहती। प्रश्न नंबर 7 है, महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला। अनुमान लगाइए कि आपको इस तरह का कोई पुरस्कार मिला हो और वह देश हित में या किसी आपदा निवारण के काम में देना पड़े तो आप कैसा अनुभव करेंगे या करेंगी? तो उत्तर में लिखेंगे, यदि मेरे सामने देश हित का प्रश्न आता है या किसी विपत्ति को दूर करने का प्रश्न आता है तो मैं अपना चांदी का कटोरा अवश्य दे देती। बेशक मुझे अपने पुरस्कार के प्रति प्रेम है, परंतु देश प्रेम के आगे उसका कोई मूल्य नहीं है। प्रश्न नंबर 8 है, लेखिका ने छात्रावास के जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है उसे अपनी मातृभाषा में लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, मेरी मातृभाषा हिंदी है। लेखिका ने क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में 5वीं में प्रवेश लिया। यहाँ देश के विभिन्न भागों से छात्राएं पढ़ने आती थी। यहाँ ये छात्राएं अपनी मातृभाषा में बातें करती थी। हिंदी, मराठी, अवधी, बुंदेली और ब्रज आदि भाषाएं सुनने मिलती थी। सब हिंदी और उर्दू का अध्ययन करती थी। इस प्रकार छात्रावास का परिवेश बहुभाषीय था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, महादेवी जी के इस संस्मरण को पढ़ते हुए आपके मानस पटल पर जो अपने बचपन की स्मृति उभर कर के आई होगी उसे संस्मरण शैली में लिखिए। उत्तर में लिखेंगे आप लोग, एक दिन की बात है, मैं और मेरा मित्र पाठशाला से घर लौट रहे थे। हमें सड़क पार करनी थी। मैं आगे था। मैंने ठीक से सड़क पार कर ली, परंतु तब तक सिग्नल हरा हो गया और वाहन तेज गति से आगे बढ़ने लगे। मेरे मित्र ने सड़क के दोनों ओर देखा ही नहीं और लापरवाही से सड़क पार करने लगा। कार चालक ने बड़ा प्रयास किया कि मेरे मित्र को समय रहते सूचित किया जाए, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। कार चालक ने मेरे मित्र को बचाने के प्रयास में कार को इधर उधर घुमाने का प्रयास किया। इस प्रयास में उसकी कार हमारे विद्यालय के पास एक पेड़ से जा टकराई। इस टक्कर के कार चालक बुरी तरह घायल हो गया। उसे गंभीर चोटें आई। संयोग से पास ही अस्पताल होने के कारण कार चालक को चिकित्सा सुविधाएं समय रहते उपलब्ध कराई जा सकी और उसकी जान बचाई गई। इस घटना ने मेरे होश उड़ा दिए। मेरे मित्र को भी बहुत ग्लानि का अनुभव हुआ। उस दिन के बाद मैंने सड़क पार करते हुए कभी लापरवाही नहीं बरती। यह घटना मेरे लिए अविस्मरणीय घटना बन गई। प्रश्न नंबर 10 है, महादेवी ने कवि सम्मेलनों में कविता पाठ के लिए अपना नाम बुलाए जाने से पहले होने वाली बेचैनी का जिक्र किया। अपने विद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते समय आपने जो बेचैनी अनुभव की होगी उस पर डायरी का एक पृष्ठ लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, 4 अगस्त 20 आज हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव मनाया गया। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में मुझे अपने मित्र के साथ नृत्य प्रस्तुत करना था। हमारा नृत्य तीसरा था। हम कार्यक्रम शुरू होने से पहले वस्त्र और आभूषण के साथ सुसज्ज हो गए थे, पर जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। मैंने पहली बार ऐसे कार्यक्रम में
नाम लिखवाया था और देखते देखते हमारा नाम पुकारा गया। जैसे ही हम मंच पर गए, सबने तालियों से हमें प्रोत्साहन दिया। मुझे धीरे धीरे आत्मविश्वास से बढ़ता गया और नृत्य में लीन हो गया। सबको हमारा नृत्य बहुत अच्छा लगा। यह दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। भाषा से प्रश्न नंबर 11 है। इसमें पूछा जा रहा है कि पाठ में निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द छांटकर लिखिए। जैसे कि यहाँ पे विद्वान, अनंत, निरपराधी, दंड, शांति। तो उत्तर में लिखेंगे विद्वान का विलोम शब्द होता है विदुषी। दूसरा है अंत का विलोम शब्द होता है, अनंत का होता है अंत। निरपराधी का होता है अपराधी। दंड का हो जाएगा पुरस्कार और शांति का हो जाएगा बेचैनी। तो ये आपके विलोम शब्द रहे हैं, इसको आप लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग या प्रत्यय अलग कीजिए और मूल शब्द बताइए। जैसे शब्द यहाँ पे दे रखा है, पहला शब्द है निराहारी, दूसरा शब्द है सांप्रदायिकता, तीसरा है अप्रसन्नता, चौथा शब्द है अपनापन, किनारीदार और स्वतंत्रता। इसमें से निहारी शब्द अगर हम देखते हैं तो आपको उपसर्ग या मूल शब्द तथा प्रत्यय अलग करना है। तो निहारी में निर आपका उपसर्ग लगा हुआ है, आहार आपका मूल शब्द है और लास्ट में जो ई है बड़ी ई, ये आपका प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार सांप्रदायिकता में देखते हैं तो सम और प्र क्या है, दोनों उपसर्ग लगे हुए हैं। संप्रदाय ये आपका मूल शब्द होता है, इक तथा ता प्रत्यय इसमें जुड़ा है, यानी कि दो यहाँ पे आपके उपसर्ग लगे हैं और दो ही आपका प्रत्यय लगे हैं। इस प्रकार से दो, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि इस शब्द में बताइए कितने उपसर्ग हैं कितने प्रत्यय हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है। दो इसमें प्रत्यय है और दो ही आपके उपसर्ग है, दो ही प्रत्यय और दो ही आपके उपसर्ग है। उपसर्ग पहले लगता है शब्द के, मूल शब्द के पहले आपका उपसर्ग लगता है और मूल शब्द के पीछे आपका लगता है प्रत्यय लगता है। इसमें आपका मूल शब्द यह भी हो सकता है, दाय भी हो सकता है। संप्रदाय या दाय भी आपका मूल शब्द के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से अप्रसन्नता शब्द को अगर देखते हैं तो शब्द में आपका आ जो है उपसर्ग है, प्रसन्न यहाँ पे मूल शब्द हो गया और ता इसमें प्रत्यय हो गया। अपनापन की बात करते हैं तो इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा है, इसमें सिर्फ अपना जो है ये मूल शब्द होता है, पन इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम किनारीदार की बात करते हैं तो इसमें भी कोई उपसर्ग नहीं है। किनारी आपका मूल शब्द होता है जबकि दार यहाँ पे प्रत्यय जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से लास्ट शब्द है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में देखते हैं उपसर्ग की बात करते हैं तो उपसर्ग स्व है, तंत्र यहाँ पे आपका मूल शब्द है और ता इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से आप उपसर्ग और प्रत्यय छांट लीजिएगा। ध्यान में रखिएगा उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के प्रारंभ में लगता है जबकि प्रत्यय मूल शब्द के अंतिम में लगता है। प्रश्न नंबर 13 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित उपसर्ग प्रत्ययों की सहायता से दो दो शब्द लिखिए। यहाँ पे उपसर्ग प्रत्ययों की सहायता से आपको दो शब्द बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पे उपसर्ग दे रखा है अन्न, अ, सत, स्व और दुर, तीन से दो शब्द बनाने हैं। उसी प्रकार से प्रत्यय में दार, हार, पाला, अनीय से बनने वाला प्रत्यय बनाना है। तो आइए देखते हैं, पहले उपसर्ग की बात करते हैं। दो शब्द बनेंगे इससे। अन्न उपसर्ग से बनने वाला दो शब्द है, पहला तो बन जाएगा अनाधिकार, दूसरा है अनंत। उसी प्रकार से दूसरा आपका दे रखा था आ से बनने वाला आपका शब्द हो जाएगा आ उपसर्ग से बनने वाला शब्द हो जाएगा, पहला शब्द हो जाएगा अभाव, दूसरा शब्द हो जाएगा अकाल। उसी प्रकार से सत्य उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द हैं, पहला है सत्कर्म, दूसरा हो जाएगा सतपथ। उसी प्रकार से देखते हैं स्व से बनने वाला दो शब्द है, एक स्वाधीन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा स्वराज। दुर से बनने वाला शब्द है दुराचार और दुर्लभ। अब आपके आगे देखते हैं प्रत्यय की बात करते हैं तो यहाँ पे दार प्रत्यय, हार प्रत्यय, वाला और अनी से बनने वाले दो दो शब्द बनाने हैं। दार से बनने वाला प्रत्यय है, मूल शब्द हो जाएगा, दार से बनने वाला शब्द हो जाएगा यहाँ पे ईमानदार, और दो शब्द क्या हैं, ईमानदार और हिस्सेदार। हार प्रत्यय से बनने वाला दो शब्द है पालनहार और
तारनहार। उसी प्रकार से वाला प्रत्यय से बनने वाले दो शब्द हैं फल वाला और टोपी वाला। और इसी प्रकार से अनीय प्रत्यय से बनने वाले दो शब्द हैं लेखनीय और दर्शनीय। प्रश्न नंबर 14 में पूछ रहा है पाठ में आए सामासिक पद छांट करके विग्रह कीजिए। जैसे कि पूजा पाठ, पूजा और पाठ। पूजा पाठ से क्या बना आपका? पूजा और पाठ बना। ये सामासिक पद होते हैं और इनका विग्रह लिखना है। पूजा पाठ का अब सामासिक पद है, इसका विग्रह करने पर होता है पूजा और पाठ। उसी प्रकार से देखते हैं, अब हम देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे उत्तर में सामासिक पद, यहाँ पे उसका विग्रह। जैसे कि यहाँ पे परम धाम, परम धाम का जो विग्रह शब्द होता है परम है जो धाम, क्या है? दूसरा शब्द देखते हैं, यहाँ पे दूसरा शब्द है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा का समास विग्रह करेंगे तो इस प्रकार से बनेगा आपका दुर्गा की पूजा। कुल देवी, कुल देवी का अगर हम सामासिक विग्रह करेंगे तो उसका बनेगा कुल की देवी। पंचतंत्र, पंचतंत्र से इसका समास विग्रह होता है पांच तंत्रों का समूह। आगे देखते हैं रोना धोना। रोना धोना का समास विग्रह हो जाएगा रोना और धोना। उर्दू फारसी, उर्दू फारसी का भी हो जाएगा उर्दू और फारसी। चाची ताई, इनका भी हो जाएगा चाची और ताई। छात्रावास, छात्रावास का समास विग्रह इस प्रकार से हो जाएगा छात्रों के लिए आवास। कवि सम्मेलन का समास विग्रह हो जाएगा कवियों के लिए, कवियों का सम्मेलन। और जेब खर्च का समास विग्रह हो जाएगा जेब के लिए खर्च। इस प्रकार से आप इन शब्दों का समास विग्रह कर लीजिएगा। और इसी साथ यह चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।